हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। पिछले ही वीडियोस में अपने लोगों ने मोशन इन अ प्लेन कम्प्लीटली खत्म कर दिया। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन सब के एक्सप्रेशंस को अपने लोगों ने कम्प्लीटली डिराइव कर दिया। ठीक है, अब मोशन इन अ प्लेन खत्म हो गया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, यूनिट से मेजरमेंट्स खत्म हो गया। तो अभी तक जो अपने लोग पढ़ रहे थे ना, वो था 1D, 2D, 3D मोशन। और जिसमें अपने लोग ये कंसीडर नहीं कर रहे थे फोर्स कौन सा लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट कैनामेटिक्स। किसके बारे में अभी तक बात कर रहे थे? कैनामेटिक्स में। कैनामेटिक्स कौन सी ब्रांच होती है फिजिक्स की? ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें अपने लोग डील करते हैं उन मोशंस के साथ जिसमें फोर्स को इंक्लूड नहीं कराया था, जिसमें अपने लोगों को फोर्स की स्टडी ही नहीं करनी होती। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूं, अब जो आप स्टडी करने वाले हो वो है लॉज ऑफ मोशन। याद आ गया किसने दिए थे? हाँ सर, न्यूटन ने दिए थे। बट न्यूटन से भी पहले बहुत लोगों ने इसके बारे में बताया। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कौन कौन थे वो लोग। बट बेसिकली मैं जब काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूँ तो काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें अपने लोग मोशन की स्टडी करें विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स की बात ही नहीं करते हैं। आज बात करेंगे डायनामिक्स की। व्हाट इज डायनामिक्स देन? The branch of physics which deals with the motion considering the cause of motion। इसमें जिस पर्टिकुलर चीज की वजह से मोशन हो रहा है उसको भी कंसीडर करना है। तो वो इंक्लूड होता है किसमें? डायनेमिक्स में। तो बेसिकली कॉज क्या है? फोर्स है। तो फोर्स को तो कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो पर्टिकुलर ब्रांच क्या होती है? डायनेमिक्स होती है। चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का अगला यूनिट। ठीक है, मतलब फोर्थ यूनिट 11th क्लास का। बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी खराब कर रखी है, और साथ में साथ हमारी भी। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ठीक है, उन्होंने कुछ काम दिया करने के लिए, हम कोशिश करेंगे हम अच्छे से कर लें। तो सबसे पहले फोर्स के बारे में बताने वाला कौन? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सबके दिमाग में एक ही बंदा गया होगा जो मुझे लगता है, न्यूटन, है ना? बट नहीं यार, न्यूटन से पहले भी ना दो लोग थे जो इसके ऊपर मगजमारी कर रखे थे, जिन्होंने अपना दिमाग इसके ऊपर लगा रखा था। सबसे पहले है अरिस्टोटल। कौन है? अरिस्टोटल। नाम सुना होगा, है ना? अरिस्टोटल आए 380 समथिंग बीसी टू 427 बीसी तक। ठीक है, मुझे इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है। अच्छा सर्च करिएगा कितना है। 380 बीसी से 427 बीसी तक उन्होंने अपना काम करा। और बेसिकली क्या बताया, कोई भी बॉडी अगर मोशन में आना चाहेगी तो उसको मोशन में रखने के लिए कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगाना पड़ेगा, लगातार फोर्स लगाना पड़ेगा। बट अगर मैं कहूं ये बॉडी है, इसके ऊपर मैं एक फोर्स एक बार लगा दूं, एक बार लगा के छोड़ दूं, ठीक, तो ये कुछ टाइम के लिए रोल करेगी और फिर रेस्ट पर आ जाएगी। कहने का वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि यार वेलोसिटी जीरो क्यों हो गई। भाई जेन्युइन सी बात है, भाई बॉडी रोल कर रही है तो एक रफ सरफेस है, और रफ सरफेस क्या करेगा? उसको रोकेगा। कैसे रोकेगा? तो भाई उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा। तो वो अपोजिंग फोर्स का नाम आपको पता है क्या होता है? वो अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन। ठीक, एक फोर्स तो ये हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी रुक जाती है। दूसरा, एयर का रेजिस्टेंस है भाई। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? बॉडी को रोकने का काम करेगा। तो ये दो चीजों को ओवरकम करना है, मतलब इनको इंक्लूड नहीं करना है, इनको रोकना है। ठीक, एयर रेजिस्टेंस को रोकना है तो वैक्यूम में जाके काम करिए, और फ्रिक्शन को रोकना है तो रफ सरफेस की जगह स्मूथ सरफेस का यूज करिए। ठीक, तो भाई अपने आप ये दोनों चीजें ओवरकम हो जाएगी। ना तो वैक्यूम में एयर रेजिस्टेंस लगेगा, और अगर आपने स्मूथ सरफेस यूज कर लिया तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन फोर्स भी आपका गायब हो जाएगा। तो उस केस में आपको फोर्स सिर्फ एक बार लगाना होगा और बॉडी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। बट अरिस्टोटल क्या कहते हैं? अरिस्टोटल ने इस चीज को भी ध्यान में रखा, और इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए बोला, गलत नहीं बोला, सही बोला, कि
बॉडी को अगर कॉन्टिन्यूस मोशन में रखना है और कांस्टेंट स्पीड के साथ उसको मूव करवाना है तो आपको कॉन्टिन्यूसली एक फोर्स लगाना पड़ेगा। लियो, कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर मैं कॉन्टिन्यूस फोर्स लगाता हूं तो मुझे उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना फोर्स इस बॉडी को रोक रहा है। एरिस्टोटल का जो कहना था वो बता रहा हूं कि जितना फोर्स इसको रोकने का काम कर रहा है उतना ही फोर्स लगाइए ताकि बॉडी कॉन्टिन्यूस मोशन में आ जाए और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, फिर कांस्टेंट हो जाए। क्या होगा सर अगर हम फोर्स ज्यादा लगा देंगे तो? ठीक, तो फोर्स सपोज अगर आप ज्यादा लगा देते हो, सामने वाला फोर्स हो गया F1 और अपोजिंग फोर्स हो गया F2, तो F1 बड़ा होगा F2 से, तो ऑटोमेटिकली इस बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स लग रहा होगा, और नेट फोर्स अगर लग रहा होगा तो F इज इक्वल टू ma, बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन आने का मतलब है वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी चेंजिंग होगी। तो अरिस्टोटल ने क्या बोला कि अगर आप चाहते हो वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर फोर्स लगातार लगाते रहना है, और वो फोर्स कितना होना चाहिए? वो फोर्स उतना होना चाहिए जितना फोर्स उस बॉडी को अपोज कर रहा है। तो वो किसकी वजह से? एयर रेजिस्टेंस और रफ सरफेस की वजह से, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो ये फोर्स दोनों आपस में बराबर हो ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए और बॉडी कंटिन्यूअसली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती है। देखा जाए तो अरिस्टोटल अपनी बात पे बिल्कुल ठीक थे, बट होता है ना यार, कुछ ना कुछ कमी तो निकालनी होती है, किसी ना किसी कमी, किसी ना किसी की बात में। तो इसके बाद बहस करने के लिए दूसरा बंदा आया, और देखो कितने टाइम के बाद आया हो, देखो ना अभी। तो अरिस्टोटल की बात समझ में आ गई ना कि बॉडी को अगर कॉन्टिन्यूस मोशन में रखना है तो एक कॉन्टिन्यूस फोर्स अप्लाई करते रहना। बट अगर बात करते हैं अगले साइंटिस्ट की, तो वो थे गैलीलियो। न्यूटन अभी भी नहीं आया, ना ना ना, न्यूटन इन सबके बाप थे, ये पक्का है, बट आए बहुत नहीं। जब पैदा होगा तभी तो आएगा, तो जब पैदा नहीं हुआ तो अरिस्टोटल के पहले कैसे आ जाएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो। अरिस्टोटल से के बाद आया गैलीलियो, और गैलीलियो आया 17th सेंचुरी में। देखो वो कौन सी सेंचुरी में है? 4th सेंचुरी में आ गया, या 17th सेंचुरी में। तो बीच में कौन थे? कोई था ही नहीं अरिस्टोटल को चैलेंज करने वाला ना, किसी की हिम्मत ही नहीं बड़ी। सबको सही लग रहा था, जैसे मुझे भी सही लग रहा है। गैलीलियो ने कहा नहीं भाई, बिल्कुल गलत कह रहा है ये बंदा। अरे तो सर आपने गलत पढ़ा दिया क्या? भाई देखो, आपको मैंने पढ़ाया, आपको सही लगा या नहीं वो आपने खुद सोचना, क्योंकि ये वो स्टडीज हैं जो फेल हो रखी है, फिर भी अपने लोग स्टडी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि नया बंदा जो इसके ऊपर काम करने की सोचे तो उसके दिमाग में पहले से हो आए ये स्टडी किसी ने कर रखी है, तो ये मुझे नहीं करनी है, इसलिए पढ़ाई जाती है फेलियर वाली थ्योरी से। अब गैलीलियो की बात करते हैं, तो गैलीलियो ने क्या कहा? बिल्कुल गलत कह रहा है भाई अरिस्टोटल, बिल्कुल गलत कह रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए गैलीलियो के कहने के मुताबिक क्या था कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन से बॉडी को मैं रोल करूं, अगर मैं इंक्लाइन प्लेन से ऊपर की तरफ बॉडी को फेंकूं, और अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से बॉडी को रिलीज करूं, पहला केस, दूसरा केस और ये तीसरा केस। तो वो क्या कहते हैं तीनों केसेस में कि अगर आप इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ फेंकते हो तो बॉडी कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेट होगी, ठीक, उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली बढ़ती रहेगी, ठीक। इस केस में क्या होगा? बॉडी कॉन्टिन्यूसली रिटार्ड करेगी। रिटार्ड करने का एक केस क्या है कि आपको भी दिख रहा होगा, हाइट में जा रही है, ग्रेविटी उसको अपोज करेगी। यहाँ क्या, बॉडी नीचे आ रही है तो ग्रेविटी उसको फेवर करेगी। यहाँ क्या हो रहा है? इसमें एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, पॉजिटिव, इसमें एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव, और इसमें क्या होगा? बॉडी के ऊपर अगर एक बार फोर्स लगा दिया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ये गैलीलियो का कहना था। अरे यार इसमें ऐसा क्या कह दिया उसने, ये तो हमें पता ही है ऐसा होगा। अब फ्रिक्शन फ्रिक्शन का कोई केस नहीं है क्या? इसमें फ्रिक्शन का लगेगा नहीं, इसमें फ्रिक्शन का लगेगा नहीं, इसमें का लगेगा नहीं, सब में लगेगा। तो उसने फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया, बिल्कुल। उसने कहा स्मूथ सरफेस की बात करते हो। अब एक एक्सपेरिमेंट करा उसने, और यहां से उसने बॉल को एक रिलीज करा, और क्या कहा कि भाई जिस हाइट से बॉल को रिलीज करा जाएगा, जिस हाइट से बॉल को रिलीज करा जाएगा, बॉल उतनी ही हाइट पर फिर पहुंच जानी चाहिए। जितनी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पास यहाँ पर है उतनी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी फिर से गेन कर लेगा अगर वो एक स्मूथ सरफेस के ऊपर चल रहा है। स्मूथ सरफेस का जिक्र भी नहीं करा था अरिस्टोटल ने,
वो तो प्रैक्टिकल चीजों के साथ डील कर रहा था, वो प्रैक्टिकल चीजों के साथ डील कर रहा था, ये एजम्पशंस पर डील करने लग गया। गैलीलियो एजम्पशंस पर डील करने लगा कि सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा, तो फोर्स एक बार लगाने की जरूरत है। अरिस्टोटल ने क्या कहा ना, फोर्स बार बार लगाना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा यार कौन सही था, इससे बेटर तो गैलीलियो सही है, क्यों प्रैक्टिकल चीजों के साथ डील करना चाहिए, है ना। तो देखो अब आगे क्या कहते हैं गैलीलियो, गैलीलियो आगे क्या कहते हैं देखना और अच्छा लगेगा अब आपको। मैंने जो एंगल पहले यहां था वही एंगल मैंने यहां बनाया ताकि उतनी हाइट को फिर से गेन कर दे वो पर्टिकुलर बॉल। अब यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल में साफ फर्क दिख रहा होगा, ठीक है। और बॉडी को जब यहाँ से रिलीज करूंगा तो उतनी हाइट को फिर से गेन कर लेना चाहिए, तो गेन करेगी। बट गैलीलियो ने क्या कहा, एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कम था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा था। तीसरे केस में क्या कहते हैं वो कि अगर आप इसी सरफेस को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर देते हो तो बॉल कभी रुकनी ही नहीं चाहिए। देखो ना, पहले एंगल कम कर दिया, बढ़ा दिया तो डिस्टेंस ज्यादा कवर हुआ, ठीक है। और अगर मैं डिस्टेंस को बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल कर देता हूं तो बॉल तो कभी रुकनी नहीं चाहिए। ये गैलीलियो का कहना था, बिल्कुल सही था, ये अपनी जगह सही था, ठीक है। तो बॉल कभी रुकेगी ही नहीं, और आपने एक बार फोर्स लगाया यहां से और बॉडी कॉन्टिन्यूअसली चलती जाएगी। तो गैलीलियो के कंक्लूजन के अकॉर्डिंग क्या था कि वंस अ फोर्स इज अप्लाइड द बॉडी विल बी कंटिन्यूअसली इन मोशन। और अगर बॉडी चल रही है तो उसको रोकना है, तो एक बार फोर्स लगाना है तो बॉडी ऑटोमेटिकली रेस्ट पर आ जाएगी, ठीक है। तो इनके कंक्लूजन से आपके न्यूटन्स कुछ लॉज निकालते हैं जिनको आज की डेट में क्या पढ़ा जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन से ही आप लोग पहला लॉ पढ़ते हो, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो गैलीलियो ने दिया था। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की बात करें तो वो गैलीलियो की देन थी। क्या कहा गया इनर्शिया के बारे में, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ड्यू टू फोर्स अप्लाई, ठीक है। अगर बॉडी मोशन में तो कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहेगी, बॉडी अगर रेस्ट में है तो कॉन्टिन्यूसली रेस्ट में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी काम नहीं करती है। और एक्सटर्नल एजेंसी बोले तो यहाँ पर फोर्स होती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया आपका किसने दे दिया बाद में, लॉ ऑफ इनर्शिया दिया गया न्यूटन के थ्रू, ठीक है। न्यूटन ने दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आप लिख लीजिए, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट of rest or motion due to any external force। अब अगर मैं इनर्शिया की बात करूं तो इनर्शिया आपका तीन तरह का होता है। कौन कौन सा, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जस्ट इनर्शिया के बारे में बता दिया गया गैलीलियो के साथ, गैलीलियो ने जस्ट इनर्शिया के बारे में बताया, बट इन तीनों के बारे में बताने वाला कौन था, न्यूटन। अगर ये लोग 19 थे ना, गैलीलियो और एरिस्टोटल, न्यूटन 20, 21, 22, 23, 25 था। बहुत दिमाग था उसके अंदर। अगर हम अपने लोग अगर 50% दिमाग यूज करते हैं तो ये समझिए गैलीलियो 150% दिमाग यूज करते हैं। प्रैक्टिकली आपको पता तो भाई ह्यूमन एफिशिएंसी क्या होती है, 4 से 5% वो अपना ब्रेन यूज कर सकते हैं, न्यूटन का 12% तक यूज हो रखा है। तो आपको सोच लीजिए, ये चीजों को एक्सपेरिमेंटली करके देख चुका था, और बाकी लोगों ने अपनी असम्पशन ही दी थी, ठीक है। अब देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में अगर हम बात करें तो एक बस में आप लोग चल रहे हैं, ठीक है, और बस के विद रिस्पेक्ट आप कहां, ठीक। मैं जैसे ब्रेक अप्लाई करता हूं बस की, तो बस रुकेगी, साथ में साथ आप किस में आ जाओगे, आप मोशन में आ जाओगे, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर केस किसमें होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन का। सिमिलरली चलती हुई बस एकदम से एक्सेलरेट कर दे तो बस मोशन में आ गई और आप पीछे की तरफ भाग गए, तो आप रेस्ट पर थे और आपका पर्टिकुलर मोशन में कन्वर्ट हो गया इनर्शिया, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, तो हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और फिर हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, तो चलती हुई बस अगर एकदम से टर्न लेती है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
तो इनर्शिया बेसिकली तीन तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बॉडी मोशन में थी विद रिस्पेक्ट टू बस, बस ने एकदम से ब्रेक अप्लाई करी तो मोशन किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी रेस्ट में थी, बस एकदम से क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, तो क्या होता है, आपकी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू बस क्या रहती है, रेस्ट रहती है, बट टांगे आगे की तरफ चली जाती है, तो आप पीछे की तरफ भागते हो, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहता है। और खड़े हुए हो, बस एकदम से टर्न लेती है तो किधर की तरफ भागते हो, जिधर की तरफ टर्न लिया होता है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ऐसे ही कुछ केसेस हैं आपके, और भी केसेस होते हैं इनर्शिया के जो आपको आगे देखने को मिल सकते हैं, और केसेस में पूछे भी जा सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो आपको ये चीजों से समझ के ही वहां पर टिक लगाना होगा। तो अब बात करते हैं बेसिक लॉज ऑफ मोशन की। तो पहला लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया, तो लॉज ऑफ मोशन में पहला लॉ तो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लिख देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या लिखोगे, वही सेम इनर्शिया वाली डेफिनेशन आ जाएगी, until and unless an external force is applied to a body, the body will remain in its state of rest or motion। बट दूसरे केस में क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। न्यूटन क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum is equal to applied force। ठीक है, अब देखो फोर्स F इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, dp अपॉन dt, मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, बट मोमेंटम का फॉर्मूला और क्या होता है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इस मोमेंटम को मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो F इज इक्वल टू d अपॉन dt, p की जगह आ जाएगा mv, ठीक, मास तो कभी चेंज होता नहीं है, तो F इज इक्वल टू m dv अपॉन dt, मास को कंजर्व रखा जाता है, तो ऑटोमेटिकली मास आ जाएगा बाहर, तो dv अपॉन dt आ जाएगा। अब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल टू ma। ये फॉर्मूला बहुत देखा होगा आप लोगों ने, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, F इज इक्वल टू ma। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्या कोई केस है जिसमें मास चेंज हो जाए वेलोसिटी सेम रहे, बताइए। फोर्स F इज इक्वल टू ma आपके पास फॉर्मूला है, या यहाँ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वेलोसिटी चेंज ना हो, मास चेंज हो जाए बॉडी का, क्या है कि डेली लाइफ में ऐसा कोई एग्जांपल है, बताइए भाई, है, सोचिए, सोच के कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर आंसर देखिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी मेले में जाते होंगे तो कभी गुब्बारे को फैलाते हुए देखा हो, या आपने घर में अपने गुब्बारे को कभी फैलाया हो और एकदम से वो छूट जाता हो, तो क्या होता है, एक वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है, बट उसकी धीरे धीरे मास की वैल्यू कम होती रहती है, क्यों, तो जब भरी हुई एयर का कुछ ना कुछ तो मास था ना। हाँ सर बेवकूफ बना रहे हो, अरे बिल्कुल भाई, बना नहीं रहा हो आप लोग, मास चेंज होता है वहां पर, आपका मास चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी बाहर आ जाती है, और होता क्या है, डीएम अपॉन dt, तो मास आपका चेंज हो जाता है, ठीक है, ये तो हो गई भाई हंसी मजाक वाली बात। और कोई एग्जांपल, और एक एग्जांपल है रॉकेट, ठीक है, रॉकेट सिंह नहीं, रॉकेट्स बेसिकली जब वो टेक ऑफ करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को रिलीज करते हैं स्मोक के थ्रू, ठीक है, टेक ऑफ के लिए इतनी ज्यादा गैस बर्न करी जाती है कि उसका अपना वेट बहुत कम हो जाता है, तो उसके इसमें मास की वैल्यू चेंज हो जाती है। क्वेश्चन में गिवन क्या होता है, एट इनिशियल स्टेज मास ऑफ अ फ्यूल बर्न इज दिस मच kg पर सेकेंड, तो डीएम अपॉन dt की वैल्यू गिवन है, और टेक ऑफ की वेलोसिटी गिवन होती है समथिंग v, कुछ भी दे रखी होगी, तो फाइंड आउट द थ्रस्ट प्रोवाइडेड, तो थ्रस्ट बोले तो फोर्स प्रोवाइडेड, तो फोर्स की वैल्यू आपको उस केस में मिल जाती है, ठीक है। तो रॉकेट वाला एग्जांपल भी आप लोग याद रखना, कुछ इस तरह से जब भी सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च करना होता है, तो रॉकेट्स के लॉन्चिंग के दौरान
लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को रिलीज करा जाता है। तो वो गैस जब रिलीज होती है, मास ऑटोमेटिकली बॉडी का चेंज हो जाता है। तो मास चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टेक ऑफ की जो वेलोसिटी होती है इनिशियल, वो सेम होती है थ्रू द पीरियड। तो यू विल बी प्लेस इन प्लेस ऑफ वी। तो ऑटोमेटिकली वी की वैल्यू मिल जाएगी, डी एम अपॉन डी टी की वैल्यू मिल जाएगी। आपको जो थ्रस्ट की वैल्यू है, जो कि फोर्स है, वो आप इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई बात दूसरे लॉ की। अब आता है तीसरा लॉ। ठीक है, एक्शन रिएक्शन, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो फॉर्मूले ध्यान रखना, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, एफ इज इक्वल टू एम ए, और एफ इज इक्वल टू एम डी पी डी वी अपॉन डी टी, और एफ इज इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी। चार फॉर्मूले याद रखने यहाँ पर। ठीक है, थर्ड बट नॉट द लीस्ट, कौन सा? एक्शन एंड रिएक्शन, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कभी ये मत सोचना कोई एक सिंगल फोर्स आपके यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता होगा, कभी नहीं। कभी भी आपका यूनिवर्स में कोई एक सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो उसी सेम टाइम पर आपके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगता है। तो आपने एक फोर्स लगाया, एक्शन, वो उस पर्टिकुलर बॉडी ने आपके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाया, तो वो बेसिकली क्या है? रिएक्शन। मैं इस समय अगर जमीन के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मैं एक अपना वेट जमीन के ऊपर लगा रहा हूँ, तो वो मेरा वेट एक फोर्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो मेरे वेट को बैलेंस करने के लिए अर्थ भी क्या कर रहा है? मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रहा है अपवर्ड्स, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसको नाम दिया था नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो सपोज ये बॉडी, ठीक है, बॉडी का वेट mg नीचे, तो उसी सेम टाइम पर अर्थ के ऊपर, अर्थ भी क्या कर रहा है? आपकी बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, जिसको आप n पढ़ लो या r समझ लो। तो r इज इक्वल होता है उस केस में क्या? mg। बट ये दोनों फोर्स आपस में कैसे होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज एक्शन, और ये उसका रिएक्शन। मैं अगर अभी मुक्का मारूं दीवार पे, मारूंगा नहीं, बेवकूफ नहीं हूं, ठीक है, तो अगर मैंने एक दीवार को चोट मारी है, तो उतनी चोट मुझे भी लगी होगी, तो इनफैक्ट मुझे तो ज्यादा ही लगेगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? एक्शन का हमेशा एक उल्टा एंड अपोजिट फोर्स होता है, जिसको अपने लोग नाम देते हैं रिएक्शन, दैट इज आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? ऑलवेज एम जी के बराबर। तो ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ऐसे ही कंसेप्ट के ऊपर आपके बहुत सारे आगे टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, ये बेसिक था, जस्ट कहानियां थी थोड़ी सी, जो आपको याद रखनी है, कभी कंपटीशन में आ जाए कि भाई गलीलियो ने किसकी थ्योरी को फेल करके अपनी थ्योरी को रखा, न्यूटन ने किसकी थ्योरी को फेल करके अपने लॉज ऑफ मोशन को रखा। तो ये अरिस्टोटल हो गया, कब आया था? 382 427 बीसी में आया था। गलीलियो कब आया था? 17वीं सेंचुरी में आए थे। और उसी के जस्ट बाद आपके न्यूटन आ गए 17वीं सेंचुरी में। ठीक है, तो इस तरह से अब ये भी मत सोचना कभी भी कोई सेब वगैरह गिरा था न्यूटन के ऊपर, ना ना, ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, कि सेब गिरा था न्यूटन के ऊपर और फिर उसको ग्रेविटी का पता चला, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे भाई। ठीक है, ट्रस्ट में पढ़ना, कभी विकिपीडिया खोलना कभी। मैंने देखा तो वो गलीलियो की ही सोच से प्रभावित होके उन्होंने अपने लॉस दिए थे। ठीक है, तो ग्रेविटी के बारे में भी आगे जाके वो तो पढ़ेंगे, अभी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बट अभी के लिए, आज के लिए इतना है। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।